नमस्कार साथियों, एस्थेटिक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के एक टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग स्कूल लेवल पर संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन तब हम उसकी परिभाषा, उसके भेदों की परिभाषा को एक व्याख्या के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव लेवल की, तो हम इसकी व्याख्या पर ना जाकर अपना समय व्यर्थ किए बगैर हमें कुछ ऐसे चीज़ों को समझना पड़ता है ताकि हम लोग अपने सही उत्तर पर निशान लगाएं और आगे बढ़े। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस विषय के बारे में कुछ ऐसा समझाया जाए जिससे कि आपका समय बिना बर्बाद हुए आप जल्दी से जल्दी अपने सही उत्तर पर निशान लगाकर और आगे बढ़ जाएं। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, अपने विषय की, जिसका नाम है संज्ञा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, संज्ञा जो कि है नाम वाले शब्द। मैं हर नाम वाले शब्द को संज्ञा कहती हूँ, या फिर हम हर नाम वाले शब्द को संज्ञा कहेंगे। हर नाम वाले शब्द से मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है संज्ञा नाम वाले शब्द, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ सजीव है, कोई निर्जीव है, कोई गणनीय है या फिर कोई अगणनीय है, उन सबको हमने कोई ना कोई नाम दिया हुआ है, या हम इन सब चीज़ों को किसी न किसी नाम से बुलाते हैं। कैसे? देखिए आगे। सजीव या फिर मैं कहूँ प्राणीवाचक, जिनको हमने नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिए हुए हैं? राधा, मनुष्य, स्त्री, बूढ़ा। ये सब कोई नाम है जो कि सजीव चीज़ों के नाम है, जिनमें जान है, जो सांस ले सकते हैं, वो है सजीव या फिर प्राणीवाचक, और इनका कोई ना कोई नाम है। आगे मैं चलूँ तो है निर्जीव, या फिर मैं कह सकती हूँ अप्राणीवाचक। हमने इनको भी या फिर निर्जीव वस्तुओं को भी हमने कोई ना कोई नाम दिया हुआ है, जैसे मेज़, कुर्सी, सागर, पर्वत, कार, कुछ भी आदि। आगे हम चले गणनीय। गणनीय से मेरा मतलब है ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन सकते हैं, हम उन्हें भी नाम से बुलाते हैं, जैसे किताब, पेंसिल, बच्चे, जानवर। ये चीज़ें कितनी हैं हम गिन के बता सकते हैं। 5 किताबें हैं, 6 जानवर हैं, कितने हैं? तो यानी कि गणनीय, जिन्हें हम गिन सकते हैं, हमने उनको भी नाम दिया हुआ है। अगणनीय, जिन्हें हम नहीं गिन सकते, वो उनके भी कुछ ना कुछ नाम है, जैसे हवा, पानी, भीड़, दूध। अब इन्हें हम गिन नहीं सकते, लेकिन हमने इनको कोई ना कोई नाम दिया हुआ है, हम इन्हें किसी न किसी नाम से बुलाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि संज्ञा एक तरीके से साधारण भाषा में अगर मैं बात करूँ तो हर नाम वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। मैं बड़ी बड़ी परिभाषा पर, बड़ी बड़ी व्याख्या पे नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको एक छोटे से अक्षरों में, कम अक्षरों में बता रही हूँ कि संज्ञा हम नाम वाले शब्दों को कहते हैं। आगे चलते हैं। अब इन नामों के कुछ ना कुछ भेद होंगे, मतलब कि ये नाम किसी न किसी तरीके से बटे हुए होंगे। कैसे बटे हुए हैं? ये भेदों के आधार पर। कुछ भेद होते हैं संज्ञा के। संज्ञा के अगर हम बात करें तो वैसे 5 भेद होते हैं, लेकिन पहले मैं बात करूंगी 3 भेदों की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर मैं बात करूं तो पहला मैंने बिंदु लिखा है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण दूं तो मैं राधा इधर आ। अब जब मैंने बोला राधा इधर आ, तो इतनी भीड़ में अगर मैंने किसी को बुलाया है राधा इधर आ, तो पूरी भीड़ मेरे पास नहीं आएगी, मेरे पास सिर्फ राधा आएगी, क्योंकि मैंने उसको एक विशेष व्यक्ति का नाम लेकर उसको बुलाया है कि राधा इधर आ। अब जब मैंने राधा बोला तो हर कोई नहीं देखने लगेगा कि मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। जिसका नाम राधा है वही सोचेगा कि भाई मुझे बुला रहे हैं। इसका मतलब जब मैंने राधा के बारे में बात की तो सिर्फ आपके दिमाग में राधा ही आई, आपके दिमाग में सारी लड़कियां नहीं आई, या फिर आपके दिमाग में सारी भीड़ नहीं आई, आपके दिमाग में सिर्फ राधा ही आई। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करेगा। कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला बिंदु पे चलें तो जब हमें वाक्य पढ़ने से ही पता लग जाएगा
कि हम घूम फिरकर किसी एक ही इंसान पर आ गए हैं। जैसा कि अभी मैंने आपसे बात की थी, जब मैंने राधा को बुलाया तो मैं सिर्फ राधा के बारे में ही बात कर रही थी। अगर मैं दुकान पर गई और मैंने बोला भैया रेनॉल्ड्स का पेन दे दो, तो मैंने सारे पेन उनसे नहीं मांगे हैं, मैंने उनसे एक विशेष पेन जिसका नाम है रेनॉल्ड्स का ही पेन मांगा है। तो इसका मतलब मैं घूम फिर के सारे पेन पर नहीं गई हूँ, या भैया नहीं सोचेगा भाई कौन सा पेन दूं, एक नाम बता दिया है रेनॉल्ड्स, तो वो मुझे रेनॉल्ड्स का ही पेन देंगे, मतलब मैं एक ही जगह पर एक ही नाम पर गई हूँ। इस अगला बिंदु है, इसमें इसकी अपनी ही विशेषता रहेगी। जैसा कि आप समझ रहे हैं, राधा की अपनी विशेषता है, रेनॉल्ड्स की अपनी विशेषता है। अगर मैं बात करूं गंगा नदी से पानी भरकर लाओ, तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा भाई कौन सी नदी पे जाऊं, आपको बता दिया है कि गंगा नदी से पानी भरकर लाना है, तो आप गंगा नदी पर ही जाएंगे, यानी कि उसका एक विशेष महत्व हो गया, अपने आप में वो विशेष हो गया। ठीक है, इन शब्दों का अस्तित्व हमेशा नहीं रहता है। ऐसी बात क्यों कही गई है, अस्तित्व हमेशा नहीं रहता? अब ऐसा नहीं है कि मैंने आज राधा को बुलाया तो मैं कल भी राधा को ही बुलाऊंगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आज गंगा नदी के बारे में बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में कल को गंगा नदी नहीं आएगी। इसका अस्तित्व आज है, कल मेरे लिए शायद नहीं होगा। मतलब मैं अगली बार किसी और को भी चूज कर सकती हूँ। जरूरी थोड़ी आज मैं रेनॉल्ड्स का पेन ले रही हूँ तो कल भी मैं रेनॉल्ड्स का ही लूंगी, कल मैं कोई और सा पेन ले लूंगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इन शब्दों का अस्तित्व हमेशा नहीं रहता। और जब इन शब्दों का अस्तित्व हमेशा नहीं रहता तो देखिए आगे क्या लिखा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम भी बदला जा सकता है। नाम बदल सकते हैं हम लोग, जैसे कि उदाहरण लूँ तो गुड़गांव का नाम अब गुरुग्राम हो गया है। गुड़गांव एक जगह है, जगह का नाम बता दिया कि आपको गुड़गांव जाना है तो आप गुड़गांव ही जाओगे ना। आप ये तो नहीं है गुड़गांव किसी और जगह को भी गुड़गांव बोल दिया तो आप कहीं और जाएंगे, आप गुड़गांव ही जाओगे ना। तो यानी कि उस व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम बदल के आज क्या रख दिया है, गुरुग्राम। तो यानी कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम बदल सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से मुझे एक चीज पता चली कि घूम फिरकर मैं सिर्फ एक ही के बारे में बात करूंगी, उसकी अपनी एक विशेष पहचान होंगी, उसका नाम बदला जा सकता है लेकिन हमेशा अस्तित्व रहे ऐसा जरूरी नहीं है। आगे मैं बात करूं जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि आपको पता चल रहा है, किसी विशेष पर ना जाकर जब मैं अनेक या फिर जब हम अनेक के बारे में सोचने लगे, उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, दुकान पे गई, मैंने बोला रेनॉल्ड्स का पेन दे दो। रेनॉल्ड्स एक विशेष के बारे में बात की थी। दुकान पर अब मैं अगली बार जाती हूँ, भैया पेन दे दो। भाई उनको क्या पता कि कौन सा पेन चाहिए, तो पेन के बारे में हो गया ना। पेन मैंने एक जाति को संबोधित कर दिया। जितने भी पेन जिस भी कंपनी के वहां पर रखे होंगे मैंने उसकी जाति बता दी कि वो सब पेन में आते हैं। ठीक है, तो मैंने किसी एक पर नहीं गई ना, अनेक पर चली गई। मैंने बोला था मैंने बोला नदी से पानी भर कर लाओ। अब क्या पता कौन सी नदी से भरना है, मैं तो गंगा भी दिमाग में आ गई, यमुना भी दिमाग में आ गई, पास की नदी भी दिमाग में आ गई, दूर की नदी भी दिमाग में आ गई। तो मतलब कि मैं अनेकों के बारे में सोचने लग गई, तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा में लेंगे। इसका अस्तित्व हमेशा रहेगा। ठीक है, इसका अस्तित्व हमेशा रहेगा मतलब पेन। आज अगर मेरे लिए रेनॉल्ड्स और ये सेलो और कोई और पेन भी अगर मैं पेन इनके नाम बोल रही हूँ, पेन है ये, कल को मैं इनको फूल नहीं कहूंगी, कल को मैं इनको बोतल नहीं कहूंगी। ठीक है, अगर मैंने गंगा, यमुना, सरस्वती, रावी को अगर मैं नदी बोलती हूँ, इनकी एक जाति है कि ये नदी है, कल को मैं इनको पर्वत नहीं बुलाने लगूंगी। तो इसका मतलब है इनका अस्तित्व हमेशा रहेगा। जो है ये, इनके नाम कल भी यही रहेंगे, परसों भी यही रहेंगे, बाद में भी यही रहेंगे। मैं जाति का नाम मैं नहीं बदल सकती कि वो इस जाति के नहीं, अब तो वो फूल बन गए हैं, जो पेन थे वो फूल कहलाने लगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में हम कभी नाम नहीं बदल सकते। ठीक है, कभी नाम नहीं बदल सकते। जातिवाचक संज्ञा के शब्दों के भी भाग होते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, महत्वपूर्ण बिंदु था। कैसे, जैसे गाय एक जाति है। जाति कैसे हो गई, जब मैंने गाय के बारे में बात की ना तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही गाय नहीं आ गई, अब गाय में भी जातियां होती हैं। जैसे राठी एक गाय की अलग जाति है, सुरभि एक गाय की अलग जाति है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो ये
जातिवाचक संज्ञा है, इनके शब्दों के भी भाग होते हैं, ठीक है। अब मैं कुत्ते के बारे में अगर बात करूं तो कुत्ते की भी अलग अलग जातियां हैं, कोई इस जाति का लेकर आए हैं, कोई दूसरी जाति का लेकर आए हैं, कोई और जाति का लेकर आए हैं। तो इसका मतलब हम जातिवाचक को भागों में विभाजित कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। अगले पे अगर हम चले, भाववाचक संज्ञा, यह नाम वाले शब्द अमूर्त होने का बोध कराएगा। अब ये कैसे नाम वाले शब्द होते हैं? जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, हम जिन्हें देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अमूर्त का मतलब होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, हंसना, घृणा, रोना, ये सब आते हैं भाववाचक संज्ञा में। लेकिन एक चीज होती है संज्ञा में, जब हम किसी शब्द के बाद में प्रत्यय लगा दें तो उससे जो शब्द निकल कर आएगा वो हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा में सबसे जरूरी यही है कि जब किसी शब्द के पीछे हम प्रत्यय लगा देते हैं तो वो हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाता है। इसका मतलब हमारे हर प्रत्यय वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा बहुत तो मतलब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं थोड़ा और समझने के लिए। उदाहरण है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बीच में ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है, इसको दूर करने के लिए मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लेकर आई हूँ। देखिए, पहला उदाहरण है, यह गंगा नदी है। अब देखिए, मैंने एक नदी का नाम ले दिया है कि यह गंगा नदी है। अब अगर ये गंगा नदी है तो आप इसको यमुना नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे कि सरस्वती है या कोई और नदी है, आपके दिमाग में गंगा ही आएगा कि भाई ये गंगा नदी है। तो मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगला मैंने बोला, नदी दूषित हो गई है। अब एक चीज है कि अगर नदी दूषित हो गई है तो कौन सी नदी दूषित हो गई है? आपके दिमाग, जब आपने ये लाइन पढ़ी, आपके दिमाग में सारी नदियां आ गई ना। कौन सी नदी दूषित हुई है आपको नहीं पता चला, क्योंकि नाम, विशेष नाम दे ही नहीं रखा। तो इसका मतलब है मैंने सारी नदियों को एक जाति से संबोधित कर दिया, नदी दूषित हो गई है नदी से, तो यानी कि नदी एक जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पर। अगला देखिए, सीता राम की पत्नी थी। अब सीता जो कि राम की पत्नी थी, राम की पत्नी कौन? सीता। आपके दिमाग में आया कि भाई राम की पत्नी का नाम है सीता, तो ये तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन आगे देखिए, आज भी घर घर में सीता का वास है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ये जातिवाचक संज्ञा कैसे हो गया? मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि इस घर में भी सीता रहती है, दूसरे घर में भी सीता रहती है, तीसरे घर में भी सीता रहती है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सीता, जिसको हम एक महान औरत या फिर एक अच्छे गुणों वाली औरत के तरीके से जानते हैं। उस गुण को लेकर हर औरत में वो गुण है और हर घर में ऐसी गुणों वाली औरत रहती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कहा है कि आज भी घर घर में सीता का वास है। यहाँ पर मैंने गुणों के बारे में बात की है, जाति के बारे में बात की है, ठीक है। अगला देखिए, नेताजी भाषण देने वाले हैं। अब देखिए, नेताजी भाषण, जब मैंने बोला कि नेताजी भाषण देने वाले हैं तो आप सिर्फ एक नेता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपके दिमाग में आएगा भाई कौन सा नेता दे रहा है, ये वाला दे रहा है, वो वाला दे रहा है, कौन सा नेता दे रहा है। तो इसका मतलब मैंने पूरी जाति को संबोधित कर दिया है, यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप जब आपने ये लाइन पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा भाई ये वाली लाइन तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। तो इसका मतलब आप किसी एक पर जाकर रुके हैं, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं, मेज पर पुस्तक रख दो। अब मेज पर पुस्तक रखनी है, कौन सी पुस्तक रखनी है पता नहीं, क्योंकि पुस्तकें तो बहुत सी होती हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, हिंदी है, साइंस है, कौन सी रखनी है हमें नहीं पता। लेकिन अगर आगे बोला तो ये हो गया जातिवाचक, मतलब मैंने हर पुस्तक को, हर इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, मैथ्स की हो, मैंने हर किसी को एक नाम दे दिया पुस्तक, मैंने जाति से संबोधित कर दिया उसको, ठीक है। लेकिन अगर आगे बोला गया है मेज पर विज्ञान एक महत्वपूर्ण विद्या नामक पुस्तक रख दो,
इसका मतलब है कि मैंने एक पुस्तक का नाम ले दिया है, उसका विशेष पुस्तक का एक विशेष नाम हो गया है कि विज्ञान एक महत्वपूर्ण विद्या। तो मतलब कि आपके दिमाग में आएगा भाई यही वाली पुस्तक उठा के रखनी है, अब सारी नहीं रखनी है, यही वाली रखनी है। तो इसका मतलब आप एक पर रुक गए हो, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। आशा करती हूँ कि आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के अंतर समझ में आया होगा इनके उदाहरण से। आगे चलते हैं। अब कई बार हम लोग विशेषण और जातिवाचक संज्ञा में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दोनों तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन अभी देखते हैं कैसे अलग होते हैं। पहला उदाहरण है, बूढ़ी औरत भीख मांग रही थी। अब देखिए कैसी औरत भीख मांग रही थी, बूढ़ी औरत। यहाँ पर तो विशेषता बता दिया। अब विशेषता का मतलब होता है जब हम किसी संज्ञा की कोई विशेषता, उसकी कोई क्वालिटी, उसकी कोई विशेषता के बारे में बात करते हैं कि वो कैसा है, तो वहां पर होता है विशेषण। कैसी औरत भीख मांग रही थी, बूढ़ी। लेकिन अगर मैं बोलूं बूढ़ी पर दया करो, अब मैंने जितनी बूढ़ी औरतें हैं ना, उन सबको मैंने एक जाति में ले लिया, उनको एक जाति से संबोधित कर दिया। क्या है उनकी जाति की? वो बूढ़ी एक जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सारी बूढ़ियों को एक नाम दे दिया है, बूढ़ी। तो यानी कि बूढ़ी पर दया करो, ये एक जातिवाचक संज्ञा में आ गया। आगे देखिए, दुष्ट व्यक्तियों को सजा मिली। कैसे व्यक्तियों को सजा मिली है? दुष्ट। तो दुष्ट व्यक्ति मतलब कि विशेषण के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर बात करें दुष्टों को सजा मिली, मैंने यहाँ पर जितने जो भी गलत काम किए थे उन सबको मैंने एक जाति में ले लिया है, जिस जाति का मैंने नाम दिया है दुष्टों। तो यानी कि ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, पापी पेट की खातिर नौकरी करनी पड़ेगी। पापी पेट की खातिर नौकरी करनी पड़ेगी, यानी कि पापी पेट, कैसा पेट? पापी पेट, उसकी खातिर हमें नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये हो गया विशेषण। आगे देखिए, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अब यहाँ पर पापी क्या है? जिन ने भी पाप किए हैं मैंने उनको एक जाति में ले लिया है। क्या नाम दिया है मैंने उस जाति को? पापी। तो इसलिए ये एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। आगे देखिए, डूबते बच्चों को बचाओ। डूबते बच्चों को बचाओ, यानी कि कौन से बच्चों को बचाना है? जो डूब रहे हैं। तो यानी कि ये तो हो गया एक विशेषण। आगे देखिए, एक सेकंड, आगे इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें ये लिखा था कि डूबते को तिनके का सहारा नहीं। तो डूबते को तिनके का सहारा मतलब कि एक जो भी डूब रहा है मैंने उसको एक जाति में ले लिया है कि भाई डूबते को तिनके का सहारा नहीं। अब जो भी डूब रहा है मैंने उसको जाति दे दी है डूबते। तो यानी कि वो हो गया मेरा जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बहुत हल्का सा ही अंतर होता है। व्यक्तिवाचक में मैं किसी एक पर आकर रुकती हूँ या आप किसी एक पर आकर रुकते हैं, और जातिवाचक में मैं पूरी जाति को संबोधित कर देती हूँ। मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ एक जना नहीं आएगा, मेरे दिमाग में अनेकों आ जाएंगे। अगर मैं बात करूँ हिमालय पर्वत पर चढ़ो, तो मैंने बात की हिमालय पर्वत मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ फिर हिमालय पर्वत ही आएगा, मेरे दिमाग में और कोई पर्वत नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पर्वत पर चढ़ो, तो आपके दिमाग में पर्वत पर चढ़ो, भाई कौन से पर्वत पर चढ़ना है, क्या है ये? तो यानी कि पूरी जाति को ले लिया मैंने, इस पर चढ़ना है, हिमालय पर चढ़ना है, कौन से पर्वत पर चढ़ना है। तो यानी कि पर्वत मतलब कि मैंने पूरी जाति को संबोधित कर दिया है पर्वत के नाम से। ठीक है, तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अब आपको थोड़ा बहुत अंतर समझ में आया होगा। आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है। आज हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में पढ़े थे। कल हम भाववाचक, या फिर मैं बोलूँ इसका जो अगला भाग आएगा उसमें हम लोग भाववाचक के बारे में पढ़ेंगे। और जातिवाचक के भी दो भेद होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हमारी अर्थ के हिसाब से, अर्थ के ऊपर हमारी संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें से हम 3 के बारे में अभी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, 2 के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। और कल मैं आपको भाववाचक और जातिवाचक के भी भेदों के बारे में पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।